जी, इब्तिदा रब जिले के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं टेम्परेचर जो है हमारे मुल्क का वो बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सियासी टेम्परेचर का। और आप जानते भी हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात पर यानी कि चारों सूबों में कहीं ना कहीं जो पोलिटिकल्स FIRs हैं, उसमें पेशियाँ हैं अदालतों में, वो ख़ासकर मीडिया की कवरेज में हैं। और आज अटक में भी इस हवाले से सीनियर रहनुमा है उमर नियाज़ी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज पेश हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस हवाले से था। सबसे पहले सर, वेलकम टू अटक। वेलकम करीम भाई, बहुत शुक्रिया। आप हमारे हालात का पूछ रहे हैं। अटक कैसा लग रहा है? अटक से जी ख़ास लगाव हो गया, और लगाव भी क्यों हुआ कि अटक से रिश्ता बना है 5 अगस्त 2022 को, जब खान साहब इधर शिफ्ट हुए। और 5 अगस्त से लेके आज तक हमारे अटक के चक्कर लग रहे हैं, और हमें खुशी है जो रिस्पांस अटक की आवाम से मिला। खान साहब भी इधर रहे, जो जिस तरह का अटक की जेल के स्टाफ का बर्ताव था, जो ओवरऑल था, काफ़ी अटक को अप्रिशिएट करते हैं। इस पर आते हैं जी। बेसिकली हमारे यहाँ खित्ता तारीख़ी भी है। मोहतरम बुखारी साहब बैठे हैं तो ये ज़्यादा जान सकते हैं यहाँ की, जो ख़ासकर हमारी ये तो शहीदों की धरती है, बुज़ुर्गों की भी है, औलिया की धरती है, फिर ख़ासकर तारीख़ मुग़ल सल्तनत के बहुत सारे बाक़ियात। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो शेरशाह सूरी का डाक रास्ता है वो भी इसी रास्ते से शुरू होता है, जब हिंदुस्तान के लिए डाक रास्ता यहाँ से इख्तियार किया जाता था। मगर यहाँ 2 अहम मकामात हैं जो मशहूर हैं, अटक किला, अटक जेल। अटक जेल को शोहरत कुछ अरसा पहले मिली और अटक किले को मुग़ल सल्तनत से हासिल हुई। आप क्या समझते हैं, अब जबकि ये 2 मुकाबले जारी हैं, ज़्यादा शोहरत अटक जेल को हासिल है या किले को हासिल? देखिए, अटक किले की ज़ाहिरी बात है, एक अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रही, मगर एक अटक जेल अगर आप देख लें कि एक आम सी जेल थी, पाकिस्तान की जेल, मतलब एक ऐसी जेल जिसमें B क्लास फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और ना ये कोई हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, एक नॉर्मल सी प्रिजन थी जो ओवरऑल जेल के अगर ढांचे में देखें कहीं स्टैंड नहीं करती थी। मगर खान साहब के आने से ना सिर्फ अटक जेल को पर पूरे अटक के खित्ते को दोबारा से तवज्जो का मरकज़ बना गई, और अब तक भी आप देखें कि अटक का नाम रहेगा हिस्ट्री बुक्स में इस वजह से भी। सियासी हालात तो बदलते रहते हैं। मैं आज की बात करूंगा। आज आपकी पेशी हुई ये 9 मई का हवाले से था या उससे पहले जब खान साहब यहाँ आए थे और कुछ गड़बड़ हुई थी? अच्छा, ये बुनियादी तौर पे देखें, 5 अगस्त को खान साहब आपके अटक के मेहमान तो बन गए थे, मगर ये कि आपने जैसे देखा इधर सबसे नहीं मिलने दिया गया। फिर हमने 8 अगस्त को दोबारा हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की थी, और उस हाई कोर्ट की शेर अफजल मरवत बाकायदा से कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप खान साहब से मुलाकात करें और वकालतनामे वो साइन। तो वही ऑर्डर ले के हम 8 अगस्त को इधर अटक आए थे। वकला भी आपके साथ? वकला भी साथ थे, मीडिया के पर्सनल भी मौजूद थे। वापस रवाना हो इधर से निकल गए, हम मोटरवे पे थे, तो हमें किसी ने इतला दी कि भाइयों ने मेहरबानी की है कि आप पे FIR काट दी है। तो हमने कहा FIR किस चीज़ की? तो FIR जब सामने आई तो पता चला कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शेर अफजल मरवत और मैंने जो है ना उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट की वर्दी फाड़ दी, और इस तरह का किस्सा बनाया जो आपके सामने। मरवत साहब के बारे में तो हम कह सकते हैं आप तो शरीफ नहीं, मरवत साहब का भी यही कहना है कि उन्होंने खाली वर्दी फाड़ने का इल्ज़ाम क्यों लगाया है उनका भी गिला है। जी, इस पर भी आते हैं। मेरे कुछ सवालात थे अफजल मरवत साहब के लिए, लेकिन मगर वो चूँकि वक्त नहीं मिल सका और वो वापस चले गए, सो और मेरे भाई हाथ आए हैं। ये बताइएगा मौजूदा सिनेरियो को लेके हालात आगे किस तरफ जा रहे हैं, चूँकि इलेक्शन भी हो गए, कौम एक राह तक रही थी कि जनाब इलेक्शन होंगे और उसके बाद हालात कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, पहले से अबतर हो रहे हैं, वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर पे ये देखें, अवाम ने तो 8 फरवरी को एक भरपूर मैंडेट दे दिया, और मैंडेट भी ऐसा दिया कि जो ढका छुपा नहीं है, कि मतलब हिस्ट्री में जब भी किताबें लिखी जाएंगी कोई डाउट नहीं करेगा इमरान खान की जीत पे। मगर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। वो हाइब्रिड मॉडल इस तरह से चल रहा है कि सियासतदान इस वक्त बन गए हैं पपेट। अगर शहबाज शरीफ को देखें ना, कि उसको भी यकीन है, उसको पता है कि उसकी 17 सीटों से ज़्यादा नहीं है, मगर वो 17 सीटों के साथ आज हुक्मरान की सीट पर बरजुमान है। वो क्यों बरजुमान है? क्योंकि पीछे से उसे किसी और की थपकी है, वो किसी और का फेस बन के पार्लियामेंट में ये इक़्तिदार
को इंजॉय कर रहे हैं। मगर मसला क्या हो रहा है, इसमें सियासतदान अपनी जो अहमियत है वो खो रहे हैं। इस तरह तो कल को कोई भी पपेट बन जाएगा। जिस दिन शहबाज शरीफ इन्हें पसंद ना आया, इन्होंने बाल की तरह निकाल के उसे साइड पे रख देना है, किसी और पे हाथ रख देंगे, उससे मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। बात है मुल्क किससे चलता है? मुल्क का निज़ाम चलता है कौम की उम्मीदों से। कौम की उम्मीदें वाबस्ता किससे? इमरान खान से, जो उन्होंने अपने मैंडेट के सूरत में इमरान खान को दिया। अगर आप इस उम्मीद को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? वो मुल्क को नुकसान होगा। मौजूदा मीडिया पे मीडिया टॉक्स चल रही हैं, आपको भी कई दफ़ा टेलीविज़न पे देख चुका हूँ, मफाहमत की बातें हो रही हैं कि सियासतदानों को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए मौजूदा हालात में एक होने के लिए, ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो और अच्छी कानून साजी हो सके। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे आयद होती है मौजूदा हालात से निकालने के लिए मुल्क? देखिए ओवरऑल देखें, अगर आप मुफाहमत की बात करें ना, तो मुफाहमत खाली पार्लियामेंट के अंदर की बात नहीं है कि पार्लियामेंट में आप फ्लोर पे खड़े होकर अच्छी अच्छी बातें कर लें, ठीक है ना, जॉइंट चले चंद लेजिस्लेशन भी ले आएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब तक आप बुनियादी प्रॉब्लम्स को हिट नहीं करेंगे। देखें आज कौमी असम्बली का जो है ना चौथा इजलास जा रहा है। इस चौथे इजलास तक आप तमाम इजलासों की कार्रवाई उठा लें, किसी एक मुल्की मसले पे सहर हासिल डिबेट हुई है? आते साथ ही पहले दिन क्या इशू उठाया गया कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन। यार हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम झूठे होंगे, फरेबी होंगे, आप इस चीज़ को कौमी असम्बली के फ्लोर पे डिटर्मिन तो कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करें। आया इस मुल्क के इलेक्शंस में इंटेलिजेंस इदारों ने मुदाखलत की है? नहीं की। उसके बाद जो इशू उठा, जुडिशरी का इतना बड़ा इशू उठा कि 6 जजेस ने ओपन एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एजेंसीज की मुदाखलत के बारे में। आया फ्लोर ऑफ द हाउस ने उस चीज़ को डिटर्मिन किया, सर्टेन किया? नहीं किया। उसके बाद इतने बड़े इशूज़ आए, ठीक है, आपके अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, क्या आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस पर डिस्कशन की? नहीं की। मतलब आप कंप्लीटली साइलेंट है। IMF से आप लोन प्रोग्राम ले रहे हैं, क्या आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस चीज़ पर डिबेट किया है कि हमारे पास आया कोई और हल है? नहीं है। अगर यही आखिरी रास्ता है तो कम से कम कर्ज़ों से हमने किस तरह से निजात लेनी है? तो फ्लोर ऑफ द हाउस को तो आप इस्तेमाल ही नहीं करें। फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या हो रहा है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी हो रही है, और इसको किसने गैप को ब्रिज करना है? क्या स्पीकर का कोई इस मुल्क में रोल है? नहीं है। क्या वज़ीर आज़म का कोई रोल है? नहीं है। क्या बाहर से ही प्लेयर्स ने बैठ के ये चीज़ों को इसी तरह लड़ाई रखना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। मुल्क में इस वक्त अनारकी फैली हुई है, कुछ अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। आप समझते हैं मौजूदा पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से करेक्ट है? पॉलिसी जी, इमरान खान साहब ने ऐलान क्लियरली किया था, मतलब जब ये हुकूमत भी नहीं बनी थी, जो अफगान पॉलिसी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने अपनाई वो नहायत ही गलत थी। देखें, लोग जो हिजरत का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की थी। जब आप हिजरत करते हैं, हिजरत करने वालों के भी कुछ हकूक़ हैं। जो लोग सेटल हो गए, जो बच्चे इधर पैदा हुए, जो इधर के थे, उनका क्या कसूर था? आपने ना किसी को टाइम दिया, आपने उन्हें ट्रकों में लाद के निकाल दिया। मतलब एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचें ना, जो 16-17 साल का। अमान की सूरत हाल उसकी देखें, अब बिगड़ाव किधर से आता है? जब आप इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, आप लोगों को एंटेगनाइज करते हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि लोगों को ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिल रहे हैं। आपके इंटेल के लोग जब उधर जाएंगे, इधर की इंफॉर्मेशन है, तो क्यों नहीं फिर इधर कार्रवाइयाँ होंगी? और आज आप देखें, आपका सारा KPK डिस्टर्ब है, और वो वेव पंजाब में भी आ रही है, और हमारे पास कंट्रोल करने का कोई प्लान नहीं है। KPK गवर्नमेंट चौंके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो इस हवाले से क्या स्टैंड ले रहे हैं? आया वो वफाकी हुकूमत के साथ इस मामले पर हैं या उनकी कोई अलग स्ट्रेटजी है? देखें, KPK गवर्नमेंट तो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होगा, KPK गवर्नमेंट नहीं चलेगा। मगर आप देखें, एक ऐसा सूबा जिसका आपने NFC अवार्ड के मुताबिक ना पैसे दिए हुए हैं ना कुछ, जो कि मकरूज़ है इस वक्त, जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, उससे आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दहशतगर्दी को रोकथाम कर सकेंगे? इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उन सारों को इंगेज करना पड़ेगा। एक ब्रॉडर आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमने किस तरह से इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह करीम भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं बैतुल माल के और सोशल वेलफेयर के, जनाब जावर अब्बास बुखारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मौके का फ़ायदा उठाऊँगा। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ क्या भाई लोगों के पास नहीं, वो भाई लोग नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 80% ठीक है।
मौजूदा चूँकि आप सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और ख़ासकर अहम मीटिंग में भी शामिल हो चुके हैं, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हर जगह, तकरीबन हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं FIRs हैं, रिलीफ मिल रहा है? एज सच रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है मिलना। वो केसेस चल रहे हैं, उनको लटकाया जा रहा है। और ये जो चीज़ें हैं, देखें, सबसे बड़ी बदकिस्मती एक कौम की होती है कि जब इदारों के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो जाए। और इस कौम में जो काम हो रहा है ऐसा ऐसा, वो एतमाद ख़त्म हो रहा है। एतमाद कैसे? एतमाद ट्रांसपेरेंसी से पहले, उसके अलावा कुछ भी नहीं, शफाफियत के अलावा नहीं हो सकता है। जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें, जो जीता है उसको जितवाएं, जो हारा है उसको बोलें कि हारा हुआ है। अगर आप ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाले चक्कर करते रहेंगे तो उसमें होगा क्या कि आइंदा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोड़ा सा एतमाद था वो भी ख़त्म हो गया। जो आपको इदारों पे एतमाद था, जिनसे आपको आखिरी रिलीफ मिलना होता है, उनके ऊपर भी एतमाद ख़त्म हो रहा है। तो फिर होगा क्या इस मुल्क का? ये प्रॉब्लम है। ये सियासी ज़बान में एक लफ्ज़ है, एक जुमला है, लचक का मुजाहरा। क्या PTI लचक का मुजाहरा करेगी वजूद सूरत? PTI तो हर वक्त लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। खान साहब ने आज नहीं, अगस्त से पहले से कहा है कि मैं हर किसी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। क्योंकि देखिए, मईशत को हम लोग 6% पे ले गए थे। आप अभी देखें कि 2% तक आपकी मईशत नहीं बढ़ रही। अभी IMF ने जो बहुत वो जो कहते हैं वो रोज़ी पिक्चर दे के भी वो कहते हैं 1.8%। आप बेरोज़गारी देख लें, आप टेक्सटाइल सेक्टर को जब जाके देख लें, एक्सपोर्ट सेक्टर जो होता है, जो 300% जिन फैक्ट्रियाँ बड़ी की, वो सारी वो बांग्लादेश जा रही हैं या उनको वो स्क्रैप में बेच रहे हैं। तो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं ना। तो प्रोग्राम्स ये जो भी शुरू कर रहे हैं वो सारे वो हैं कि जो खान साहब के हैं, चाहे वो जिसको उसका नाम निगहबान दे दें, जो मर्जी दें। आप आपके खान साहब के टेन्योर में देखें, वो सारे प्रोग्राम शुरू हुए थे। तो ये कैसे शुरू हुए थे? जब मुल्क के पास पैसा नहीं था, हमारे ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो गया था। हम लोग वो कहते हैं कि लाल स्याही से निकल के काली स्याही में चले गए थे, जहाँ पे मुल्क खुशहाल होना शुरू हो गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत सारे मामला आपके सामने गुजरे हैं। गो के आप बहुत कुछ करना चाहते थे मगर मौका नहीं मिला आपको। क्या समझते हैं इस वक्त बड़े बुखारी साहब MPA हैं PTI के, समझते हैं हल्के के लिए कुछ होना चाहिए? हल्के के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। मैं तो इस हुकूमत को कहूँगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फंडिंग पूरी दें। कि देखें, आपका मुल्क आवाम से है ना। आप आवाम की खिदमत नहीं करेंगे और आप सारे वो काम करेंगे कि जो मुल्क को सिर्फ अपनी नज़र में और चंद लोगों की नज़र में बड़ा खूबसूरत नज़र आए और आपके गरीब आवाम नीचे पिस रहे, उसके साथ फ़ायदा नहीं होना। ये आप अस्पतालों को सही करें, आप लोगों की आमदोरफ्त को सही करें, एजुकेशन को सही करें, क्योंकि तालीम से ही सब कुछ है ना। तालीम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं। आप तालीम का हाल देख लें। तरीके साहब ने बहुत सारे अपोजिशन पार्टियों को मिला के एक जलसों के इनेकाद की एक शेड्यूल जारी कर दिया है, मुल्क भर में होने जा रहे हैं। कुछ अहम जमात, जिसे मौलाना साहब का भी जिक्र आता है, थोड़े पीछे पीछे हो रहे हैं। क्या वजह है? अपने अपने मफाद की बात है, सारी सीधी सादी बात है। जिसका मफाद होगा खान साहब के साथ खड़ा होना, वो खड़ा होगा। जिसका मफाद नहीं होगा वो खड़ा नहीं होगा। देखें, हम लोगों को अभी ब्लैक एंड वाइट में बात करनी चाहिए ना, अभी बीच में ग्रे एरिया में नहीं रहना चाहिए। मुल्क उस जगह पे पहुंच चुका है कि जहाँ पे हम सबको मिल के काम करना है। इस मुल्क की सिर्फ और सिर्फ इसकी सलामियत की बात नहीं है, इसके बात है इदारों पे। अभी तो जो सब प्रॉब्लम है कि कोई चला जाए जुडिशरी के पास, एतबार नहीं है। कोई चला जाए ब्यूरोक्रेसी के पास, एतबार नहीं है। कोई चला जाए पार्लियामेंट के पास, एतबार नहीं है। तो फिर किसके ऊपर एतबार रह गया? आखिर में आपके फ़ौज रह गई। आप जाके लोगों से पता कर लें, लोग उधर से भी अजीब बातें करना शुरू हो गए ना। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है इस मुल्क की। मुश्किल हालात में इंसान कहीं ना कहीं से उम्मीद लगा के बैठे रखा था कि मैं कहीं से उम्मीद की किरण हो, वहाँ जाके बात करता है या सोचता है कि मैं वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे कोई अच्छी खबर मिल जाए। आपकी उम्मीद किस? अल्लाह पाक के अलावा तो यहाँ पे तो किसी से नज़र नहीं आ रही है, जो सीधी बात है। क्योंकि यहाँ पे मसला सारा अना का बना हुआ है, अना की जंग है। और खान साहब बार बार कह रहे हैं कि बात असूलों की कर लो, मैं हाजिर हूँ। लेकिन बात अगर असूलों पे नहीं होगी, अगर इस बात पे होगी कि तुम अंदर बैठो, तुम इसको तस्लीम करो, तुम उसको तस्लीम करो, तो ये चीज़ तो ना आपको मज़हब ने सिखाई है, ना पाक नबी की सीरत ने सिखाई है। आप असूलों पे बात करते हैं, असूलों पे मुआहदे होते हैं, एक नहीं 1000 दफ़ा करने के लिए तैयार है, लेकिन असूलों पे ना, ऐसे नहीं। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल है।
थैंक यू। बिल्कुल नाज़रीन, यही सिलसिला है, मुख्तसर गुफ्तगू लेकिन कुछ लंबी हो गई और तफसीलन आपको आगाह किया सूरत हाल क्या चल रही है। वो कहते हैं कि उम्मीद के दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहा करता हूँ कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। ज़िंदगी नफ़ा की सांसों ने साथ दिया। एक नए पैगाम के साथ करीम खान होगा आपका मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।